हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि अपन भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। भारत के भूगोल में अपन ने बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं और अपन भारत के परिवहन पे बात कर रहे थे, जिसमें अपन सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब आज अपनी बारी है वाटरवेज की, मतलब अपन अब जल परिवहन की बात करेंगे। ठीक है, तो भारत का भूगोल में आज अपना टॉपिक क्या रहेगा? जल परिवहन। ठीक है, तो सबसे पहले इसके इतिहास पे अपन एक बार बात कर लेते हैं कि ये इसकी शुरुआत कब से हुई, जल मंत्रालय की, जो पूरा इसका देखरेख करेगा। तो 1967 से इसकी शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत 1950 से हो गई थी, 1950 से ही हो गई थी, पर ये पहले दूसरे जो विभाग थे उनके अंडर काम करता था। पर 1967 से ये स्वतंत्र रूप से काम करने लगा और इसका एक नाम आया कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट, ये इसका नाम दिया गया था। इसका हिंदी में नाम जहाज एवं परिवहन मंत्रालय। ये इसका नाम दिया गया था 1967 में, जो स्वतंत्र रूप से इसने काम करना चालू करा था। उसके बाद इसके बहुत सारे नाम बदलते गए, समय समय से इसमें विभाग जुड़ते गए और अलग होते गए। फिर आखिरी में अभी इसका लेटेस्ट जो नाम है 2020 में इसको जो वापस पुनर्गठन किया गया इसका, और इसमें इसका नाम रखा गया मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, पोर्ट्स एंड वाटरवेज। क्या नाम रखा गया? जहाज, पोर्ट मतलब पोरबंदर, जहां जाके रुकते हैं जहाज पोरबंदर, और जलमार्ग मंत्रालय। ये इसका लेटेस्ट में नया नाम अपडेट हुआ है। ठीक है, इसके जो प्रमुख है वो कौन है? अभी इसके कैबिनेट मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल अभी इसके प्रेजेंट मंत्री है। और इन्होंने ही किस प्रोजेक्ट के तहत अपने यहाँ के बंदरगाह और जो अंदरूनी जलमार्ग है उनको अपडेट किया जा रहा है, तो उसका नाम है, एक तो भारतमाला परियोजना है और एक सागरमाला परियोजना है। तो ये कौन सी है? सागरमाला। भारतमाला परियोजना में अपने हाईवेज अपडेट किए जा रहे हैं और सागरमाला परियोजना में पोरबंदर और अपने अंदर के अंदरूनी जलमार्ग को अपडेट किया जा रहा है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे। अब मैं आपको दो चीज़ बता देता हूँ यहीं पर, फिर इसके बाद अपन लिस्ट पे चलेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड पोर्ट्स, ठीक है, ये दो तरह से काम करती है। एक जो काम करती है यहाँ बता देता हूँ इसको। एक जो काम करती है ये आंतरिक जलमार्ग पे काम करती है, और एक जो रहेंगे ये पोरबंदर पे काम करेगी। इस पे एक जो इसका काम रहेगा वो विदेशी जलमार्ग। ठीक है, तो ये दो तरह से आंतरिक जलमार्ग मतलब अंदर, भारत के अंदर जो नदियां बह रही है उन पे जो जलमार्ग बने हैं उन पे जो परिवहन होता है, पूरी नदियों पे तो नहीं होता, पर जहां जिस स्थान के बीच बीच में होता है उसको आंतरिक जलमार्ग बोलते हैं, उसको नेशनल वाटरवेज बोलते हैं। और समुद्र में जो होता है, जो विदेशों में सामान जाता है आता है, वो विदेशी जलमार्ग में आएगा। और विदेशी जलमार्ग किसके थ्रू होगा? पोरबंदर के थ्रू, मतलब पोर्ट्स के थ्रू जो अपने बने हुए हैं। तो इसमें आएंगे जलमार्ग और इसमें आएंगे पोरबंदर। ठीक है, तो अब मैं आपको आंतरिक जलमार्ग बता देता हूं कि भारत में टोटल कितने आंतरिक जलमार्ग है और कहां से कहां तक है। मैंने आपको वो चीज़ बता दी। अब मैं आपको मैप के अंदर भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग बता देता हूं, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी इस कंडीशन। तो एक अपन अपना भारत का मैप छोटा सा बना लेते हैं, बहुत दिन होगा वैसे भी, पर हर टॉपिक में बनाते थे, पर अब छूट गया है क्योंकि कोई सा भी टॉपिक ऐसा नहीं आ रहा जिसमें मैप का यूज़ हो। पर आज अगर मैप यूज़ हुआ है तो अपन इसको अच्छे से बनाते हैं।
देखना है कैसा है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा बन गया है। ठीक है, तो ये अपना भारत का मैप है, अप्रोक्स बन चुका है। तो इसमें मैं आपको वाटरवेज जितने भी अपने राष्ट्रीय जलमार्ग है वो बता देता हूँ। तो सबसे पहला है राष्ट्रीय जलमार्ग 1, प्रथम, कहाँ से कहाँ तक है वो? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक। ये कौन सा है? NH1। NH1 मतलब नेशनल वाटरवेज, NW आएगा, नेशनल हाईवे याद रहते हैं। NW नेशनल वाटरवे, पहला, हिंदी में लिख दूँ राष्ट्रीय जलमार्ग। ठीक है, कौन सा है? पहला। कहाँ से कहाँ तक है ये? इसको मैं अभी अच्छा इधर पूरा लिस्ट में भी बताऊंगा, तो अभी खाली मैं आपको बता रहा हूँ कि लोकेशन आप देख लीजिए। ये है यूपी, इधर लिख देता हूँ इलाहाबाद, नया नाम ही लिखूँ इसका, प्रयागराज से हल्दिया। हल्दिया कहाँ आता है? वेस्ट बंगाल में। ये हो गया नेशनल वाटरवे फर्स्ट। सेकंड आता है अपना सदिया से, सदिया कहाँ है? असम में, सदिया से धुबरी तक। ठीक है, ये कौन सा है? NW2। NW को आप लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग है, नेशनल वाटरवेज। ठीक है, ये हो गया NW2। ये कहाँ से? सदिया से धुबरी तक। फिर थर्ड कौन सा है? थर्ड है कोल्लम से कोट्टापुरम तक। ये पूरा केरल में ही है। कोल्लम से कोट्टापुरम। ठीक है, ये कौन सा है? NW3। ठीक है, उसके बाद NW4 नेशनल वाटरवेज 4। ये है तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश के बीच में। जगह कौन कौन सी है? काकीनाडा से मरकानम तक। ये है काकीनाडा से मरकानम। ये कौन सा है? नेशनल वाटरवे 4, राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 4। पांचवा कौन सा है? पांचवा है अपना तिलचर से धमरा तक। ये कौन सा है? नेशनल वाटरवे 5। कितने हो गए? 5, लास्ट बचा है। ये बराक नदी पे है। ठीक है, ये कहाँ तक है? भंगा से लखीमपुर तक। आपको अभी इधर क्लियर नहीं भी दिख रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं इसको पूरा टेबल में बताऊंगा, बस आपको अभी लोकेशन बता रहा हूँ। ये कौन सा है अपना? नेशनल वाटरवे 6। ये अपना नेशनल वाटरवे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और ये छठा। ठीक है, तो ये अपने लोकेशन है नेशनल वाटरवेज की। आपको ये ध्यान रखनी है कि कहाँ से कहाँ तक है। पहला यूपी से वेस्ट बंगाल, दूसरा असम में है, तीसरा केरल में है, चौथा आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश, या आंध्र प्रदेश तमिलनाडु एक ही बात है। पांचवा है वेस्ट बंगाल से अपने उड़ीसा में, पारादीप उड़ीसा के पास जाता है, ये महानदी के तट पे है, महानदी के मुहाने पे है। छठा है बराक नदी पर, भंगा लखीमपुर से। ठीक है, और ये बराक नदी पर है मणिपुर में। तो अब मैं आपको इसका इधर लिख देता हूँ। क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 1। ये कहाँ से कहाँ तक है? प्रयागराज से हल्दिया। ठीक है, अब मैं आपको उसकी विशेषता भी लिख देता हूँ। ये मैंने आपको समझा ही दिया था शॉर्ट में कि कहाँ से कहाँ तक है, बस इसी का थोड़ा सा इसमें डिटेल में लिख रखा है यहाँ पर कि राष्ट्रीय जलमार्ग जो नेशनल वाटरवे फर्स्ट है वो कहाँ से है? प्रयागराज, जो इलाहाबाद लिखा था मैंने वहाँ से, प्रयाग से हल्दिया तक। प्रयागराज कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, ये लिख ले जाओ। ये यूपी से है, उत्तर प्रदेश से। हल्दिया कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल तक। इसका बस आपको इसका किलोमीटर याद रखना है क्योंकि ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। सॉरी, बार बार राजमार्ग याद आ रहा है।
तो ये सबसे लंबा जल मार्ग है 1620 किलोमीटर, और ये सबसे पुराना है जल मार्ग है। ठीक है, तो इसकी दो चीज़ें खास आपको याद रखना है, 1620 किलोमीटर लंबा है। 1986 में इसको जल मार्ग घोषित किया गया था भारत सरकार द्वारा, तो ये सबसे पुराना भी है अपना, तो भारत का पहला और सबसे लंबा जल मार्ग है, इसके बारे में ये चीज़ याद रखना। फिर राष्ट्रीय जल मार्ग द्वितीय जो नेशनल वाटरवे सेकंड है ना, वो सदिया से धुबरी है। सदिया से धुबरी मैंने आपको बता दिया था, यह पूरा असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, देखिए किसी में मैंने नदी बताई है और किसी में नदी नहीं बताई है, तो वो इसलिए क्योंकि जो पूरा एक नदी पे बना हुआ है, मतलब ये यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी चालू तो यहाँ से हो जाती है, पर यहाँ से यहाँ तक जो इलाका है ना, वो जहाज़ों के चलने के लायक नहीं है, जो छोटी नाव है ना उनके चलने लायक भी नहीं है, तो पहाड़ी इलाका है, तो इसलिए जहाँ से ये जहाज़ के चलने के लायक रहता है ना, उसी को उतना एरिया को ही वाटरवेज बनाते हैं, जलमार्ग बनाते हैं। तो ये पूरा ब्रह्मपुत्र नदी पे, इसलिए मैंने इसका लिखा दिया है। ठीक है, ये गंगा नदी पे है 90%, बाकी कुछ जो है ये नहर के ऊपर भी बना हुआ है, तो इसका आप लिख सकते हैं गंगा नदी। मैंने इसलिए आपको लोकेशन यहाँ पर बता दी है क्योंकि नदियों की भी मैंने आपको लोकेशन बता रखी है, तो अगर आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ गंगा नदी है, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी है, ये महानदी और उसका डेल्टा है महानदी का और हुगली नदी का। फिर यहाँ आपको पता चल जाएगा कि केरल की जो नदियाँ हैं वो नदियों में पेरियार वगैरह, और इधर तमिलनाडु की कृष्णा गोदावरी। तो लोकेशन आप उनकी देख के और बता देना कि कौन सा वाटरवे कहाँ, जैसे नेशनल वाटरवे 4 है तो ये एक एग्जैक्ट नदी पे नहीं है, अलग अलग नदी पे है, थोड़ा इसमें कृष्णा नदी से मिलता है, थोड़ा नहर से चलता है, थोड़ा गोदावरी से मिलता है। तो इस पूरे बेसिन में जो नदियाँ आप वो सारी बता देना नेशनल वाटरवे 4 के अंदर। तो इसलिए मैंने जिसकी एक स्पेसिफिक नदी नहीं है ना वो नहीं लिखाई है। फिर राष्ट्रीय जलमार्ग तीसरा कहाँ से है? कोट्टापुरम से कोल्लम तक, ये पूरा केरल राज्य में है। ठीक है, अब इसकी नदी नहीं है, ये पूरा केरल राज्य में है। फिर राष्ट्रीय जलमार्ग चौथा काकीनाडा से मरकानम था। काकीनाडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश, और मरकानम तमिलनाडु। ये भी 2-3 नदी से होता हुआ, नहर से होता हुआ बना हुआ है। तो यहाँ पर कौन सी नदी थी? एक अपनी गोदावरी थी, कृष्णा थी, ठीक है, कावेरी थी। तो इन तीनों नदियों, कावेरी तो नहीं है, गोदावरी और कृष्णा है, और उनकी जो नहर है बनी हुई उनके ऊपर ये मिलजुल के बना हुआ है। फिर राष्ट्रीय जलमार्ग 5वां तिलचर से धमरा तक है। तिलचर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, और धमरा कहाँ है? उड़ीसा में। एक मैंने यहाँ पर नहीं आ रहा था तो ऊपर लिखा है राष्ट्रीय जलमार्ग 6 है। ठीक है, ये सबसे नया है अभी, भागा भंगा से लखीमपुर तक है, पूरा मणिपुर में है और बराक नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो था ये जलमार्ग से रिलेटेड था। अब मैं आपको पोर्ट बता देता हूँ, भारत में जो बंदरगाह है उनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और उनको कहाँ उनकी लोकेशन है वो बता। हाँ स्टूडेंट्स, तो अपने राष्ट्रीय जलमार्ग हो चुके थे, अब अपने बंदरगाह बचे हुए हैं। तो बंदरगाह मैंने आपको भारत के मैप में लोकेशन वाइज बता दिया है कि ये भारत का मैप है अपना, ब्लू कलर की लाइन में पूरा, और इसमें लोकेशन वाइज है। जैसे कि अपन चलते हैं पूर्वी तरफ से, तो सबसे पहले आएगा अपना पश्चिम बंगाल में कौन सा है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। इसको पहले कलकत्ता बंदरगाह भी बोलते थे, और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इसका नया नाम हो गया। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ये सबसे पुराना कार्यरत बंदरगाह है। ठीक है, सबसे पुराना कार्यरत बंदरगाह है, सबसे जो यूज़ होता था सबसे पहले उनमें इसकी गिनती होती है। तो भारत का सबसे पुराना कार्यरत बंदरगाह है। फिर इसका सबसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि ये नदी पर स्थित बंदरगाह है, भारत का एकमात्र नदी पर स्थित बंदरगाह है। वो कैसे? ये इधर पूरा बंगाल की खाड़ी है, अब बंगाल की खाड़ी से यहाँ हुगली नदी है, ये हुगली नदी है, और ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो ये वाला जो एरिया है ये पूरा ऐसा कर रखा है कि जो बड़े बड़े जहाज भी आते हैं ना, तो ये इस नदी के थ्रू यहाँ कलकत्ता शहर तक आ जाते हैं, इस नदी के थ्रू। और कलकत्ता शहर पे ही बसा हुआ है ये अपना श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। तो इसलिए ये नदी पर स्थित एकमात्र बंदरगाह अपने भारत पर। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल के हो गए। उसके बाद उड़ीसा में है पारादीप बंदरगाह। ये आपको पारादीप याद नाम रखना है कि वो उड़ीसा में है। ठीक है, उसके बाद है आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, अब इसकी एक खासियत है कि ये जो बंदरगाह है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, डॉल्फिन हिल्स के पीछे है, डॉल्फिन हिल्स के पीछे है ये बंदरगाह। ठीक है, डॉल्फिन जो मछली रहती है ना, उसकी जो नाक रहती है, इस बंदरगाह के आगे उस तरह की पहाड़ी है,
तो इसको डॉल्फिन हील बंदरगाह बोलते हैं। उस बंदरगाह उसके पीछे है, और यह सबसे सुरक्षित बंदरगाह भी है, क्योंकि कुछ भी समुद्र में तूफान वगैरह आता है ना, तो इस हिल के टकरा कर इस बंदरगाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। उसके बाद ये आंध्र प्रदेश का हो गया। अब तमिलनाडु के 3 हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, कामराझार, चेन्नई और से ये एक और चिदम्बरनार। ठीक है, इनके पुराने नाम भी थे, इनके नए नाम करे। कामराझार का पुराना नाम था एन्नोर, चेन्नई का पुराना नाम चेन्नई ही था, वीओ चिदम्बरम बरनार का क्या नाम था, तुतिकोरिन। ठीक है, ये तीनों बंदरगाह किसके हैं, तमिलनाडु के। अब इसमें जो चेन्नई है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चेन्नई को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है, साउथ इंडिया का प्रवेश द्वार। भारत का जो साउथ है ना, उसका प्रवेश द्वार किसको किया जाता है, चेन्नई बंदरगाह को। ये ऐसा बनाया गया है कि सभी मौसम में मतलब सभी मौसम में ये चालू रहता है, इसको ऐसा बनाया गया है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो 3 बंदरगाह तमिलनाडु के, इन 12 बंदरगाहों में से सिर्फ ये जो 3 है ये आर्टिफिशियल है, मतलब ये इंसानों ने बनाए हैं। वहाँ पर समुद्र में या तो उतनी ढलान नहीं थी, इतनी खाई नहीं थी जहाँ जा सके, तो इनको खोद के और सब करके यहाँ पर बनाए गए हैं। बाकी ये जो बाकी है ना, ये सारे नेचुरल है, प्राकृतिक बने हुए बंदरगाह, और ये 3 जो है ये आर्टिफिशियल है। ठीक है, इसके बाद यह साउथ इंडिया का प्रवेश द्वार भी है और सबसे बड़ा पूर्वी बंदरगाह है। मतलब ये पूर्व में जितने भी है उन सब में बड़ा कौन सा है, चेन्नई बंदरगाह। और सब में जितने भी अपने बंदरगाह है भारत में, उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, मुंबई बंदरगाह। ठीक है, वो आगे लिखवाऊंगा मैं आपको। ये अपने पूर्व के हो गए। अब अपन पश्चिम में चलते हैं। पश्चिम में गुजरात में ऊपर दीनदयाल बंदरगाह, इसको पहले कांडला बंदरगाह, कांडला पोर्ट आपने नाम सुना होगा, इसको ही कहा जाता था। फिर महाराष्ट्र में 2 है, एक तो मुंबई बंदरगाह और इसका और एक और है नावा शेवा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ये 2 बंदरगाह हैं। ये इसका लिख लेना आप, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई। मुंबई जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, और यह बहुत बिजी रहने के कारण इसीलिए इसके पास एक और बनाया गया है। ये कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नावा शेवा। ठीक है, उसके बाद गोवा में है मोरमुगांव बंदरगाह। ठीक है, यहाँ पर लौह अयस्क का निर्यात होता है। भारत में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का निर्यात कौन से बंदरगाह से होता है, तो मोरमुगांव बंदरगाह से। फिर कर्नाटक में है न्यू मंगलोर पोर्ट, पोर्ट मतलब बंदरगाह होता है, तो न्यू मंगलोर बंदरगाह। केरल में है कोच्चि पोर्ट, कोच्चि बंदरगाह। इसको अरब सागर की रानी बोला जाता था, क्योंकि जो मेन जो चीज़ें थी पहले, इलायची और ये मसाले वगैरह, वो इसी बंदरगाह से पहले आयात और निर्यात होते थे। तो ये अपना बंदरगाह का टॉपिक भी खत्म हुआ। तो इसके साथ ही अपना जल परिवहन पूरा खत्म हुआ और परिवहन से रिलेटेड अपने सारे टॉपिक्स खत्म हुए। तो नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।